मेरा नाम अंजलि है। मेरा पति शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। मैं घर में बहुत अकेली हो गई थी। मैं बहुत उम्मीद के साथ विदा होकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी मेरे साथ कितना बड़ा मजाक करने वाली है। मैं भगवान से हर रोज़ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहती कि मेरा पति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, क्योंकि मेरा पति मुझे अपने पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कुंवारी थी। यही वजह थी कि मैं भगवान से हर रोज़ बैठकर यही गुहार लगाती थी कि मेरा पति मुझे एक्सेप्ट कर ले। मेरा तो इतना बड़ा था कि मुझे रातों को ढंग से नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे मेरी आंखों के नीचे काले दाग पड़ने लगे थे। मेरा तो कितना बड़ा था कि मैं रोज़ भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि मेरा पति मुझे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यह तो नहीं था। इस कारण मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। मैं रात रात भर जागे रहती थी और दिन में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं नींद की गोली का सहारा लेने लगी थी। मैं मेरी गोली लेकर रात को सोई थी। सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं क्या करती। जैसे हिम्मत जुटाकर मैं अपने बिस्तर से उठी और टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा आज मैं बहुत ज़्यादा देर तक कैसे सो गई और पूरे मेरे बदन में दर्द कैसा है। मैं जैसे तैसे कर उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई। सर में मेरे इतना तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने अपनी नौकरानी से चाय बनाने के लिए कहा। वो मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैंने सोचा ये चाय को अपने घर के बने छत के ऊपर जाकर क्यों ना पिया जाए। वैसे भी मुझे घुटन सा महसूस होने लगा था। मैंने नौकरानी से कहा मेरी चाय छत के ऊपर पहुंचा दो। मैं वहां पर बैठकर आराम से पीना चाहती हूँ और छत की ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ। नौकरानी ने वैसा ही किया। मैं छत के ऊपर बैठकर चाय जैसे ही पी रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी, बिछिया पर पड़ी। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो वह बिछिया मेरी ही थी। मेरे पैरों से एक बिछिया गायब थी। मैंने सोच में पड़ गई, भला यह कैसे हो सकता है। मैं तो अभी अभी आई थी और पैर की बिछिया कैसे गिर सकती थी। यही सब सोच विचार कर रही थी। फिर तभी मेरा दिमाग में ख्याल आया, शायद अभी अभी गिरी हो। फिर मैं चाय की दूसरी सिप लेने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी टूटी हुई चूड़ियों पर पड़ी, जो कि मेरी ही थी। मैंने हाथों में 15 चूड़ियाँ थी, लेकिन वह चूड़ियाँ मेरी ही थी। मैंने अपने हाथों की चूड़ियों को गिनकर देखा था, उनमें से 2 चूड़ियाँ गायब थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे हाथों में 15 चूड़ियाँ थी, क्योंकि मेरी आदत थी मैं हर रोज़ अपने हाथों को चेक किया करती थी कि कोई चूड़ी टूटी तो नहीं है, और जो टूटी रहती थी उसको तोड़कर फेंक देती थी। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होता। मैं बहुत दिनों बाद छत के ऊपर आई थी और इस रंग की चूड़ियाँ तो मैंने 2 दिन पहले ही पहनी थी। फिर यह कैसे पॉसिबल था इन चूड़ियों का यहाँ पर आना, जबकि मैं बहुत दिनों से इस छत के ऊपर आई ही नहीं थी। फिर मेरी यह टूटी हुई चूड़ियाँ छत के ऊपर कैसे आ गई थी। यह सब सोच विचार करके मेरा सर दर्द से और फटने लगा, और फिर मैं अपने चाय की वहीं टेबल पर रख दी और उठकर सर को पकड़कर सोच विचार करने लगी। तभी मेरी नज़र वहाँ पर पड़े एक सिगरेट पर पड़ी। वह ब्रांड सिगरेट थी जिसे मेरे ससुर जी ही इस्तेमाल करते थे, और घर में इस वक्त कोई मर्द ही नहीं रहता था जो सिगरेट पीकर यहाँ पर फेंक देता। मैं इन सब बातों को एक में जोड़कर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं कोई यह न सोचे कि मैं अपने ससुर के साथ छत पर अकेले नहीं। यह सब सोचकर मैं छत के ऊपर से जल्दी जल्दी उतरने लगी। तभी अचानक मेरी टक्कर मेरे ससुर के साथ हो गई। ससुर जी को देखकर बहुत डर लग रहा था।
मुझे उनकी आंखें लाल लाल थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मुझे बहुत डर लगने लगा। ससुर जी ने कहा, बहू तुम इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रही हो? मैंने ससुर जी से कहा, कुछ नहीं ससुर जी, मैं ऊपर चाय पीने के लिए गई थी। अभी मुझे कोई काम याद आ गया, बस इसीलिए जल्दी जल्दी से जा रही हूँ। फिर ससुर जी छत के ऊपर चले गए थे। मैं किचन में आकर बहुत परेशान हो गई थी। यह सब कैसे हो सकता था? मैं पागल होने जा रही थी। मेरी सास का पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। मेरी गांव के फैसला किया करती थी। सिर्फ गांव का सरपंच भी किसी भी फैसलों को पक्का करने के लिए सब एक बार फिर मेरी सास की मशवरा लेते थे। यही वजह थी कि मेरी सास का गांव में बहुत ज़्यादा रुतबा था, लेकिन मेरे ससुर का नहीं था। यही वजह थी कि मेरी सास और ससुर में हर रोज़ इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती थी। मेरे ससुर अलग कमरे में सोते थे और मेरी सास अलग कमरे में। मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और मेरे बराबर वाले कमरे में मेरे ससुर जी रहते थे और मेरी सास नीचे वाले कमरे में रहती थी। और मेरा एक देवर भी है जो मेरे सास के साथ ही रहता था। एक रात जब मैं सो रही थी तब अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ मेरी ही थी, बाजू वाले कमरे से आ रही थी, क्योंकि मेरे ससुर जी का था। जब मैं उस आवाज़ों को गौर से सुनी तब मैं हैरान हो गई। मेरी आवाज़ मेरे ससुर के कमरे से कैसी आ सकती थी? मैं फौरन उठी और कमरे के बाहर निकल गई और ससुर जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ससुर जी का कमरा थोड़ा छोटा था। मैंने ससुर जी के कमरे में झांक कर देखा, तब ससुर जी सो रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने सोचा, मैंने ससुर जी पर शक किया, शायद कि मेरी आवाज़ ससुर। फिर धीरे से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और मैं बात फिर से सोचने लगी। मुझे लगा यह मेरा वहम ही होगा। यह सोचकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वैसे तो मुझे नींद नहीं आती थी। नींद के लिए मैं नींद की गोली का इस्तेमाल करने लगी थी, लेकिन यह क्या था? यह तो हर रोज़ यही होने लगा था। मेरे ससुर के कमरे से मेरे ही बोलने की आवाज़ें आती थी। फिर यह मेरा वहम कैसे हो सकता था? भला एक बार वहम हो सकता है, हर रोज़ तो वहम नहीं हो सकता। जब भी मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ तब वो सोए हुए होते नज़र आने लगे थे। मेरा सोच सोच के दिमाग ख़राब होने लगा था और मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। अगली सुबह जब मैं सोकर जागी, मुझे अजीब सी बदबू नज़र आ रही थी। वह बदबू किस चीज़ के जलने की थी? मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई और नौकरानी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर नौकरानी आकर चेक करने लगी कि बदबू कहाँ से आ रही है। तभी मेरा ससुर जी वहाँ पर आ गए और मुझसे कहने लगे, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी मेरे कमरे से कुछ जलने की बदबू आ रही है। यह उठकर वो ठहाके मारकर हंसने लगे और कहने लगे, बहू यह तुमको कहाँ से जलने की बदबू लग रही है? यह तो परफ्यूम की खुशबू है। तभी नौकरानी ने अचानक से कहा, आप भी मजाक करती हैं, देखिए ना आपकी परफ्यूम नीचे गिरकर टूट गई है। इतना कहकर नौकरानी परफ्यूम का टूटा हुआ बॉटल उठाकर मुझे दिखाने लगी। सच में वह मेरी ही परफ्यूम की टूटी हुई बॉटल थी, लेकिन उसमें तो खुशबू आनी चाहिए थी और मुझे मेरी परफ्यूम का सुगंध मालूम था। फिर जले हुए चीज़ की बदबू किसकी थी? मुझे बहुत गुस्सा आया था जब नौकरानी ने मेरे ससुर जी के सामने मुझे झूठला दिया था। मैं बहुत सोच विचार में पड़ गई थी। उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए थे। यही सब बातें सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में जा रही थी। जो मुझे दिख रहा था उसे सब झूठ बना देते थे और यही वजह थी कि मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं ससुर के कमरे की तलाशी लेकर ही रहूँगी और मुझे वो मौका भी मिल गया था। जब ससुर जी किसी काम से बाहर गए हुए थे तब मैं उनके कमरे में चली आई और उनके कमरे में इधर उधर सब जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, शायद कोई सबूत मुझे मिल जाए जो मुझे जीने नहीं दे रहा था। तभी मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे सबूत के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगा था। फिर जब मैं अलमारी खोली तो उस अलमारी में सबसे नीचे वाले पोर्शन में मेरा ही दुपट्टा था।
मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरा दुपट्टा ससुर के अलमारी में क्या कर रहा था, यह सब सोच के मेरा दिमाग खराब होने लगा था और मैं धीरे धीरे पागल होने लगी थी और सोच रही थी अगर किसी को पता चल गया कि मैं ससुर के कमरे में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोचने लगी कहीं रात में ससुर के कमरे में मैं तो नहीं जाती हूँ और कहीं मैंने अपना सब कुछ लुटा तो नहीं दिया। यह सब सोच सोच के मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैं तुरंत अपने कमरे में चली आई और अपने बेड पर बैठकर यह सब बातें सोच रही थी। मैं यह सोच रही थी हर जगह कुछ ऐसी चीज़ें मेरी ही क्यों मिल रही है जो ससुर जी के साथ कनेक्ट है। यह सब कैसे हो सकता है। फिर मैं इन सब बातों को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी जो मुझे भूलने नहीं दे रही थी। मैं अब कमरे में बैठकर अपने शादी के पहले वाले ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद था जब मैं आर्यन के साथ बहुत हंसी मजाक किया करती थी। मैं और आर्यन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम अपनी मोहब्बत को अपने परिवार के सामने रखेंगे। जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैंने अपने घर पर बता दिया आर्यन के बारे में, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कह दिया पहले हम लड़के की पूरी खबर निकालेंगे, उसके बाद ही यह तय करेंगे कि तुम्हारी उससे शादी करनी है कि नहीं। वैसे तो आर्यन के पिताजी मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा शादी आर्यन के साथ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत भी तो नहीं थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब आर्यन के माता पिता मेरे घर पर आए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरी शादी आर्यन के साथ हो रही है। मेरी सास ने खुश होकर मुझे अपने गले की चैन निकाल कर दे दी और कहने लगी मेरी बहू मिल गई। मैं खुशी से झूम उठी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आखिर मेरा रिश्ता किसके साथ तय किया गया था। मेरे माता पिता ने खुशी के साथ रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मैं खुशी में आर्यन को मैंने फ़ोन लगा दिया, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ हमारे घर पर नहीं आया था। वह किसी के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने सोचा आर्यन को मैं ही खुशखबरी सुना देती हूँ। जब मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया आर्यन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने मैसेज किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैं 2-3 दिनों तक रोज़ फ़ोन लगाती थी, लेकिन आर्यन का फ़ोन स्विच ऑफ आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि पापा मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। तब मेरे पापा कहने लगे तुम्हारी शादी तो आर्यन के बड़े भाई नितिन के साथ हो रही है। यह बात सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मुझे अब तक यही लग रहा था कि मेरी शादी आर्यन के साथ होने जा रही है। मैंने पापा और मैंने कि कहाँ आप लोगों ने मेरे इस घर में अगर शादी करनी है तो मेरी शादी आर्यन के साथ कर दीजिए। तब मेरे पापा कहने लगे तुम तो जानती ही हो बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। आर्यन अभी तक सेट नहीं है, अभी तक कमाता नहीं है, और नितिन को देखो विदेश में कमाता है और बहुत अच्छा सेटल है। तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी तो तुम कब बहुत खुश रहोगी। मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे मम्मी पापा मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, और दूसरी तरफ आर्यन का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं हालात के आगे पूरी तरीके से मजबूर हो गई थी, और इसी तरह मेरी शादी नितिन के साथ हो गई थी। शादी में भी आर्यन नहीं आया था। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी, और इधर उधर मेरी नज़र आर्यन को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं प्यार आर्यन के साथ करती थी, लेकिन वह घर में नहीं आता था। शादी की पहली रात नितिन ने मेरे साथ नहीं बिताई थी। वह अलग जाकर सो गया था और मुझसे कहने लगा तुम जैसी बहन जी से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा के आगे मजबूर था, उनके कहने पर ही मैं शादी को मान गया, इसीलिए मैंने तुमके रिश्ता नहीं रख सकता। इस बात ने मुझे झकझोर के रख दिया था। ना ही मुझे आर्यन का प्यार मिल सका, ना ही मेरे पति का जो नितिन थे। इसी बात को लेकर मैं रोज़ भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना किया करती थी, गुहार लगाती थी, भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे पति के दिल में मेरे लिए इज्जत जगा दे।
वह मुझे अपने पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। एक दिन मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी और कमरे में घुटन महसूस हो रहा था। मैंने सोचा बाहर जाकर थोड़ा टहल लेती हूँ। जब मैं बाहर बने गार्डन में इधर उधर टहल रही थी, तभी अचानक मुझे कुछ आहट सी महसूस हुई। जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो कोई सफ़ेद कपड़ा पहने और हाथों में मोमबत्ती लिए हुए खड़ा था। मैं यह जैसे ही देखी तुरंत बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद ही नहीं था। सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैं अपने कमरे में थी और मेरे पास नौकरानी बैठी थी और मुझे होश में आते देखकर वह बाहर भाग गई। उसकी हरकतों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और चिल्ला चिल्ला कर बुलाकर लेकर आई। मालकिन को होश आ गया। फिर कमरे में किसी की आहट हुई। वह इंसान जाना पहचाना सा लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा आर्यन था, जिसे मैं प्यार करती थी। आर्यन ने नौकरानी से कहा, भाभी का अच्छे से ध्यान रखना और जो डॉक्टर ने दवाई दी है टाइम पर खिला देना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे मैं पूछना चाहती थी कि क्यों आर्यन ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन वह तो मेरे साथ अजनबियों की तरह बात कर रहा था, जैसे मुझे जानता ही ना हो। फिर नौकरानी ने मुझे बताया कि कल रात गार्डन में मैं बेहोश हो गई थी और उस वक्त छोटे साहब आ गए जो आपको गोद में उठाकर अस्पताल लेकर गए थे। फिर मुझे बातें याद आने लगी और मैं अपनी नौकरानी को बताने लगी। मैं गार्डन में टहल रही थी, तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो कोई सफ़ेद कपड़ा पहने लिए हुए मोमबत्ती खड़ा था। मेरी बातें सुनकर नौकरानी डर गई और मेरे से लिपट गई। मैं सोचने लगी, क्यों मैंने इसे बताया, यह तो मेरे से भी ज़्यादा डरपोक है। फिर मैं सोचने लगी, आर्यन को अभी भी मेरी परवाह होती तो मुझे उस तरीके से गोद में उठाकर अस्पताल नहीं ले गया होता। फिर उसने मेरी शादी अपने भाई के साथ कैसे होने दी और शादी क्यों नहीं आया, यह सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मेरे ससुर जी घर पर नहीं थे, काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में लेटी थी, तभी फिर से ससुर के कमरे से मेरी ही आवाज़ें आने लगी। आज मैंने फैसला कर लिया था, आज एक एक चीज़ में चेक करके रहूँगी, लेकिन मैं हैरान थी। आज तो ससुर जी कमरे में ही नहीं थे, उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थी और जब उनके कमरे के अंदर आई तब मैं यह देखकर हैरान रह गई, भला यह कहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब मैं सोचने लगी और सामने एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को मैं बहुत बड़े गौर से देख रही थी। मैं सोच रही थी, क्या इस तस्वीर के अंदर से आवाज़ आ रही है। उस तस्वीर के ऊपर मैंने जैसे ही हाथ रखी, मैं आगे की तरफ गिर गई, क्योंकि वह तस्वीर कोई तस्वीर नहीं थी, वो तो एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। और जब मैं अंदर देखी तब मेरे होश उड़ गए। यह क्या था, अंदर टीवी लगा हुआ था और उस टीवी में मेरी ही वीडियो चल रही थी, मेरे और आर्यन की। अक्सर आर्यन मेरा और अपना वीडियो बना लेता था। हम दोनों रिलेशनशिप के अच्छे बुरे लम्हों को आर्यन कैमरे में कैद कर लिया करता था। फिर यही वीडियो सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सास और ससुर को इस बारे में पता चले, क्योंकि मेरी शादी तो नितिन के साथ हो गई थी। मैं गुस्से में आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ गई और आर्यन के कमरे में जैसे ही आई तो आर्यन जाग रहा था और उसके हाथों में सिगरेट रिमोट था। मैंने आर्यन से कहा, क्यों तुम मेरी ज़िंदगी खराब करने पर तुले हुए हो? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसे किया? पहले तो तुमने मुझे छोड़ दिया और अब क्या तुम मुझे इस घर से भी रहने देना नहीं चाहते हो? क्या चाहते हो आखिर तुम? इतना कहते ही आर्यन खड़ा हो गया और मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अंजलि, आज मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। आज तक तुम्हें मैं इसलिए परेशान करता था क्योंकि मुझे लगता था तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था कि जब हम शादी के लिए रिश्ता लेकर गए थे तब तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए मान गई थी। इसीलिए गुस्से में आकर मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान किया करता था। मैं घर में ही रहता था ताकि मैं तुम्हें परेशान कर सकूं। तुम्हारा कभी चूड़ियाँ तो कभी पायल ले जाकर इधर उधर रख देता था ताकि तुम परेशान हो सको। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली, तुम्हारी बहन ने मुझे सच्चाई बताई कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी,
तुम्हारी माँ ने इमोशनली ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करवाई थी मेरे भैया से। अपने भैया की हरकतों के बारे में मैं जानता हूँ। मैं यह जानता था कि शादी करने के बाद 2 दिन तुम्हें यूज़ करेगा और फिर विदेश चला जाएगा। मेरे भैया की आदत है और मैंने सोच लिया था तुम्हें सज़ा खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली मैं तड़प उठा। अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। तुम तो जानती ही हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने अपने बड़े बेटे के लिए अपने छोटे बेटे की खुशियों को कुर्बान कर दिया। मैं अपने माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और अपनी माँ से रिश्ते ख़त्म कर लिए और मैं तुम्हें अब इस घर में और रहने देना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। अंजलि, आर्यन की यह बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुरंत आर्यन के गले लगकर रोने लगी। आर्यन ने कहा, मैं तुमको यहाँ से लेकर चलूँगा, तुम चिंता ना करो। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी नई दुनिया बनाएंगे। फिर मैं किसी की भी परवाह नहीं की और आर्यन के साथ चली गई। हम दोनों घर से भाग गए और दूसरे शहर में रहने लगे। मैं आर्यन के साथ आज बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी अब बहुत सुंदर हो गई है। मैं बीते लम्हों को भुला देना चाहूँगी जो मैंने दर्द सहे सब उनको। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कभी भी गलतफहमी का शिकार ना हो और गलतफहमी में आकर आप अपने को अपने से दूर ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।